हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निक्स बायो अकेडमी। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइटोसिस के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने इंटरफेस के बारे में डिस्कस किया है। अब हम स्टार्ट करने वाले माइटोसिस। थोड़ा सा इंटरफेस को अगर रिवीजन कर लिया जाए तो देखो, जो हमारा सेल साइकिल था, सेल साइकिल में हमने क्या क्या पढ़ा था। सेल साइकिल के हमारे दो फेजेस थे, ठीक है। एक हमारा इंटरफेस, दूसरा हमारा एम फेज था। इंटरफेस को हमने क्या कहा था? प्रिपरेटरी फेज, यानी कि इसमें क्या होती है, सिर्फ तैयारी चलती है, ठीक है, प्रिपरेटरी फेज। और एम फेज का मतलब क्या होता है? एक्चुअल डिवीजन फेज, ठीक है। एम फेज इज एक्चुअल डिवीजन फेज वेयर एम स्टैंड फॉर माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके स्टूडेंट्स, इंटरफेज में हमने क्या क्या देखा था? इंटरफेज में हमारे तीन फेजेस देखने को मिलते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज में हमने क्या क्या देखा था? ये हमारा फर्स्ट ग्रोथ फेज था, इसको हम गैप फेज भी कह रहे थे, फर्स्ट गैप फेज, या हम इसको क्या कहते थे? फर्स्ट प्रिपरेटरी फेज। ठीक है, इस फेज में हमने क्या क्या देखा था? तो जीवन के फेज में हमने क्या क्या देखा था? यहाँ पे हमारा एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा था, प्रोटीन का प्रोडक्शन हो रहा था, आरएनए का प्रोडक्शन हो रहा था, न्यूक्लियोटाइड का प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा था? जितने भी सेल ऑर्गेनेली यहाँ क्या होते हैं? डुप्लीकेट होते हैं, ठीक है। और जो जीवन फेज होता है इसको हम क्या बोलते हैं? डिसाइडिंग फेज, यानी कि जीवन फेज ही क्या करेगा? डिसाइड करने का काम करता है, ठीक है। और जीवन फेज में सेल्स जो होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, ठीक है। इतनी चीजें हमने जीवन फेज में देखी थी। चलो अब हम एस फेज की बात करते हैं। एस फेज को हम लोग क्या कहते हैं? सिंथेसिस फेज, ठीक है। तो जब सिंथेसिस करने की बात करेंगे तो सिंथेसिस फेज में हम क्या देखते हैं कि यहाँ क्या क्या बन रहा है? डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। क्या होता है यहाँ बच्चों? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं कि जहां डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ वहां क्या होगा? डीएनए का कंटेंट हमारा डबल हो जाता है, ठीक है। और जहां हम डीएनए की बात करते हैं वहां हिस्टोन का तो नाम आना बनता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और हम क्या देखते हैं यहाँ? एक चीज और क्या होती है? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी हमारा कहाँ होता है? एस फेज में होता है, ठीक है। G2 फेज में हम देखते हैं तो G2 को हम क्या कहते हैं? ये हमारा सेकेंड ग्रोथ फेज होता है, ये हमारा सेकेंड ग्रोथ फेज, इसको हम सेकेंड गैप फेज भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा सेकेंड प्रिपरेटरी फेज होता है, ठीक है। G2 फेज में फाइनली क्या होता है? प्रोटीन और आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि क्या क्या बनता है? तो प्रोटीन और आरएनए बनता है। एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनता है यहाँ जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूबलिन प्रोटीन, जिसका क्या बना होता है? हमारा स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर बच्चों किसका बना होता है? तो ट्यूबलिन प्रोटीन का बना होता है। तो यहाँ किसका फॉर्मेशन होगा? तो ट्यूबलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये इतनी चीजें हमने कहाँ पढ़ी थी? तो इंटरफेज में पढ़ी थी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में? माइटोसिस और मियोसिस के बारे में, यानी कि हम एम फेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और आज की वीडियो में आपका जो भी डिस्कशन रहेगा वो माइटोसिस पे रहेगा, ठीक है। देखो, माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं। एक हमारा क्या होता है? माइटोसिस, ठीक है। और दूसरा हमारा मियोसिस। माइटोसिस होता कहाँ है? तो ये हमारा सोमैटिक सेल में होता है,
या हम कह सकते हैं कि बॉडी सेल्स में हमारा क्या होता है, माइटोसिस होता है। यानी कि देखो बॉडी के किसी भी सेल्स की अगर बात की जाए तो वहां माइटोसिस होगा, और जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। इसका मतलब मेल में स्पर्म सेल, ठीक है, ये क्या बनाता है, गैमेट। यानी कि जो हमारा मियोसिस होता है वो गैमेट बनाने के काम में आता है, यानी कि मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम, ठीक है। ये हमारा मियोसिस किस में होगा, तो रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, और माइटोसिस सोमेटिक सेल में होता है। अब दोनों में एक मेजर डिफरेंस क्या है कि ये जो हमारा मियोसिस होता है, मियोसिस के भी दो फेजेस होते हैं, एक हमारा मियोसिस 1 होता है और एक हमारा मियोसिस 2 होता है, ठीक है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2, इन दोनों के बीच में जो ड्यूरेशन होता है, इस ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस, ठीक है बच्चों। देखो नेक्स्ट, माइटोसिस और मियोसिस में मेजर डिफरेंस क्या होता है। मान लो ये एक सेल है, ये हमारा पेरेंटल सेल, ठीक है, पेरेंट सेल। अब इस पेरेंट सेल से, ये एक सेल से हमारे दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जब माइटोसिस होगा तो माइटोसिस से एक सेल डिवाइड होकर कितनी सेल बना दी, दो डॉटर सेल बना दी। अब दोनों में क्या डिफरेंस है कि मान लो अगर पेरेंट सेल 2n है, डिप्लॉयड है, ठीक है, और मान लो अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल देते हैं, इसके में अगर 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो जो डॉटर सेल होगी ये भी कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी, और इसमें भी क्या होगा, 46 क्रोमोसोम होगा, ठीक है। ये वाली डॉटर सेल में भी क्या होगा, 46 क्रोमोसोम होगा। यानी हम क्या देख रहे हैं कि जैसे मान लो कि हमारे बॉडी के किसी भी सेल्स में, मतलब हमारी बॉडी की जितने भी सेल्स हैं वो 46 क्रोमोसोम लिए हुए हैं, ठीक है, और जब उनका डिवीजन होता है तो 46 हमारी एक अलग डॉटर सेल बनेगी, 46 हमारी दूसरी डॉटर सेल बनेगी, ठीक है। यहाँ क्रोमोसोम का नंबर डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए हम माइटोसिस को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो देखो मियोसिस में क्या होता है, मान लो जैसे ये एक सेल है, ठीक है, ये हमारी पेरेंट सेल है। अब पेरेंट सेल से क्या हुआ, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया, मियोसिस 1 जब हुआ, ठीक है। जब मियोसिस 1 हुआ तो ये दो डॉटर सेल बना दी। अब अगली स्टेज में हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारा एक पेरेंट, क्योंकि इसके लिए ये डॉटर सेल है लेकिन इसके लिए ये पेरेंट की तरह ट्रीट करेगी, तो अब ये पेरेंट सेल दो नई डॉटर सेल बनाएगी और ये वाली सेल दो नई सेल बनाएगी, ठीक है, दो डॉटर सेल बनाएगी। कब बनाएगी, जब इनके बीच में क्या होगा, मियोसिस 2 होगा, ठीक है। और मियोसिस 1 के जस्ट बाद हमारा मियोसिस 2 होता है, यानी मियोसिस 1 के बाद ये साइकिल जो है, वो सेल जो है वो सेल साइकिल में नहीं जाती है, G1S G2 फेज को नहीं कवर करती है, वो तुरंत आ जाती है किसमें, M2 फेज में आ जाती है, यानी मियोसिस 2 फेज में आ जाती है। अब यहाँ देखो, जैसे मान लो ये पेरेंट है, पेरेंट के पास ये हमारी डिप्लॉयड 46 क्रोमोसोम है। जो पेरेंट है हमारा वो कैसा है, डिप्लॉयड है, और इसके पास कितने क्रोमोसोम है, तो 46 क्रोमोसोम है। जब ये मियोसिस 1 होता है तो जो हमारी डॉटर सेल बनती है, यहाँ क्रोमोसोम आधे आधे चले जाते हैं, ठीक है। जैसे आधा क्रोमोसोम इसके पास आएगा, आधा क्रोमोसोम इसके पास आएगा, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे 2n की जगह पे ये जो हमारी डॉटर सेल होती है वो हैप्लॉइड हो जाती है। n इज इक्वल टू 23 क्रोमोसोम, एंड ये वाली डॉटर सेल के लिए n इज इक्वल टू 23 क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो पेरेंट सेल है उसका रिडक्शन हो गया है, यानी कि पेरेंट सेल में जितने हमारे क्रोमोसोम है वो हाफ हो गए हैं डॉटर सेल में, ठीक है, यानी हाफ करके दोनों डॉटर सेल में आधे आधे दे दी। जैसे कि एक बाप अपनी प्रॉपर्टी आधी आधी बेटियों को दो बेटियों में आधा आधा डिवाइड कर दिया, बिल्कुल उसी तरह हमारे यहाँ मियोसिस में होता है कि एक पेरेंट सेल है जो कि अपने क्रोमोसोम के दोनों बेटियों को आधा आधा दे देता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि मियोसिस 1 को हम क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है क्रोमोसोम नंबर। अब यहाँ से देखो, अब ये पेरेंट सेल है, अब ये पेरेंट सेल दो डॉटर सेल को का फॉर्मेशन किया।
अब 23 का आधा तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जब मियोसिस 2 होता है तो यहाँ जो हमारे डॉटर सेल बनते हैं वो भी हमारे हैप्लॉइड होते हैं, यानी इसके पास भी कितना होता है, तो 23 क्रोमोसोम होता है, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम होगा, ठीक है, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम होगा, n इज इक्वल टू, सारी हैप्लॉइड है, ठीक है, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा मियोसिस 2 है वो कहीं ना कहीं माइटोसिस के इक्वल है, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि मियोसिस 2 इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। तो माइटोसिस को हम क्या बोल रहे थे, इक्वेशनल डिवीजन कह रहे थे, इसीलिए हम मियोसिस 2 को भी क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि जब एक मियोसिस होता है तो एक पेरेंट से कितनी डॉटर सेल बनती है, तो टोटल हमारी 4 डॉटर सेल बनती है, ठीक है। और माइटोसिस में हम क्या देखते हैं कि एक पेरेंट सेल से कितने हमारे डॉटर सेल बनते हैं, तो 2 डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है। यही हमारा एक ओवरव्यू था माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। अब हम क्या करेंगे, माइटोसिस को एकदम डीप में पढ़ेंगे। देखो, जब भी हम एम फेज की बात करते हैं, ठीक है, तो एम फेज में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद होता है क्या, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब, कभी भी काइनेसिस वर्ड है इसका मतलब हमारा क्या होता है, डिवीजन, ठीक है, और कैरियो मतलब न्यूक्लियस। तो इसका मतलब क्या है, कैरियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस एंड काइनेसिस का मतलब हो गया डिवीजन, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन हमारा कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। साइटोकाइनेसिस हमारा साइटोप्लाज्म से रिलेटेड है, और काइनेसिस का मतलब होता है क्या, हमारा डिवीजन, यानी जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस में हम क्या देखते हैं कि 4 फेजेस आते हैं, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस में हम क्या देखते हैं कि 4 फेजेस होते हैं। पहला फेज हमारा क्या होता है, प्रोफेज, दूसरा हमारा क्या होता है, मेटाफेज, तीसरा हमारा होता है एनाफेज, और चौथा हमारा होता है टीलोफेज, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमारा माइटोसिस में जो हमारा 4 फेजेस आता है कैरियोकाइनेसिस में, वो हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इनको देख के हमने क्या बोला था, PMAT, याद क्या रखना है हमें, PMAT, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये फेजेस हमारे सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है। साइटोकाइनेसिस में हम लोग साइटोप्लाज्म के डिवीजन में क्या देखा था कि प्लांट में अगर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है तो कैसे होगा, और एनिमल में कैसे होगा। तो प्लांट में हम क्या देखते हैं कि ये हमारा सेल प्लेट मेथड से होता है, ठीक है, और एनिमल में क्या होता है, सेल फरो मेथड, ठीक है। अब देखो, जब भी हमारा ये एम फेज चलेगा, एम फेज के पहले हमारा जो सीक्वेंस होता है G1 S G2 M, और इस एम फेज में हम क्या देखते हैं कि एम में भी हमारा पहले प्रोफेज आएगा, फिर मेटाफेज आता है, फिर एनाफेज, टीलोफेज, देन साइटोकाइनेसिस। अब ये सेम सीक्वेंस हम देखेंगे कि कैसे हमारा क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता है और कैसे हमारे क्रोमैटिड बढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम और क्रोमैटिड क्या होते हैं, ठीक है। देखो, जब कभी हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे तब भी इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है, और जब कभी हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे इसे भी हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं।
इस तरह के क्रोमोसोम को हम मेटाफेज क्रोमोसोम कहते हैं। तो देखो अभी इसको डिटेल में हम बताते हैं। जो हमारा एम फेज होगा, एम फेज एक सेल साइकिल के सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जीवन से लेके साइटोकाइनेसिस तक हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इसी में हम माइटोसिस को भी समझ लेंगे। देखो क्या होता है हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या है, जीवन फेज में एक सेल है, ठीक है, जीवन फेज। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद आता है हमारा एस फेज, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है, G2 फेज। G2 फेज के बाद अब ये साइकिल कहाँ जा रहा है, एम फेज में जा रहा है। तो एम फेज में भी जो पहला फेज हमारा आता है वो हमारा क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस का प्रोफेज, ठीक है। पहला फेज हमारा प्रोफेज आता है। इसके बाद हमारा क्या आएगा, मेटाफेज। ये मेटाफेज। अब मेटाफेज के बाद हम क्या देख रहे हैं, यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। मेटाफेज के बाद क्या आता है, यहाँ पे लिखते हैं, एनाफेज, ठीक है। एनाफेज के बाद आएगा क्या, टीलोफेज, ठीक है। टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में हम क्या देखेंगे कि प्लांट और एनिमल, ठीक है। साइटोकाइनेसिस ये पहला प्लांट में और यहाँ दूसरा एनिमल में, ठीक है। ये सिर्फ इसी में हम क्या देखेंगे, पूरी की पूरी माइटोसिस देख लेंगे और पूरा माइटोसिस समझ लेंगे, ठीक है। देखो जब हम जीवन फेज की बात करते हैं तो जीवन फेज में क्या होता है, सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या पाया जाएगा, तो क्रोमैटिन। ये समझो ये क्रोमैटिन जो है ये अभी हमारे इंटरफेज में, इसलिए हम इसको इंटरफेज न्यूक्लियस भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें क्या देख रहे हैं कि कुछ हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहे हैं, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया है, कुछ क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, कुछ गोल्जी बॉडीज हैं, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेली हमारे दिखाई दे रहे हैं। हमने जीवन में क्या क्या पढ़ा था, आरएनए, प्रोटीन, एटीपी, न्यूक्लियोटाइड सबका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दूसरी चीज सेल ऑर्गेनेली का डुप्लीकेशन, ठीक है। सेल ऑर्गेनेली का डुप्लीकेशन मतलब जैसे यहाँ एक माइटोकॉन्ड्रिया है, अब यहाँ क्या हुआ, नया माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, ठीक है। यहाँ हमारा गोल्जी बॉडीज है तो एक गोल्जी बॉडीज इधर बन गया, यानी डुप्लीकेट कर दिया। इसके ऊपर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, मान लो कुछ क्लोरोप्लास्ट का भी डुप्लीकेशन हो गया। इसका मतलब जो भी हमारे सेल ऑर्गेनेली वो यहाँ डुप्लीकेट कर गए, ठीक है। अब जब हम एस फेज में आते तो क्या देखते हैं कि एस फेज में ये न्यूक्लियस है, ठीक है। बाहर की जो सेल्स हैं इनके अंदर ये जो सेल ऑर्गेनेली है ये तो वैसे ही रहेंगे, यानी कि मान लो यहाँ, यानी ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहाँ गोल्जी बॉडीज था, ये ईआर, यहाँ क्लोरोप्लास्ट। जो कि जीवन फेज में हमारा क्या हुआ था, यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेली थे वो डुप्लीकेट कर गए थे, ठीक है।
जब हम एस फेज में बात करते हैं तो एस फेज में क्या होता है, जो इसके अंदर हमको क्रोमैटिन दिखाई दे रहे हैं उस क्रोमैटिन का क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये एक डीएनए से हमको क्या मिल रहा है, 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक डीएनए क्या हुआ, रेप्लिकेट करके 2 डीएनए डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन किया। ठीक है, यानी कि एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। ठीक है, और डीएनए कंटेंट का डुप्लीकेशन। जैसे स्टार्टिंग में हम क्या देखे थे कि ये जो क्रोमैटिन है, अगर क्रोमैटिन में हमारा जो डीएनए कंटेंट है, 2 चीजें याद रखना, एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम और एक क्रोमैटिड। ठीक है, तो देखो अभी हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारा क्रोमैटिन है यहाँ पे इसकी मात्रा कितनी है, 2C है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या देखेंगे कि ये 2C से क्या हो गया है, 4C हो गया, यानी डीएनए की कंटेंट बढ़ गई है, 2 से 4 हो गई है। अगर 4C होता तो 8C हो जाती। ठीक है, तो यहाँ डीएनए का कंटेंट बढ़ा। अब जो इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है क्या है कि जब हम जीवन फेज की बात करते हैं तो जीवन फेज में हमारा क्रोमोसोम कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इस टाइप का क्रोमोसोम हमको जीवन फेज में देखने को मिलता है। अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम और नंबर ऑफ क्रोमैटिन की बात करें, ठीक है, जीवन फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम और नंबर ऑफ क्रोमैटिड, तो हम क्या देखते हैं कि मान लो इमेजिन करो कि हम यहाँ पे 2 क्रोमोसोम लेके चले हैं। ठीक है, 2 क्रोमोसोम लिए, क्रोमैटिड कितने हैं, सिर्फ 1। ठीक है, मान लो यहाँ पे हम क्या किए, 1 क्रोमोसोम लिए हैं। ठीक है, 1 क्रोमोसोम अगर ले तो क्रोमैटिड कितने हुए, 1 क्रोमोसोम इसको कह सकते हैं। क्रोमैटिड कितने हैं, 1 क्रोमैटिड है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 क्रोमोसोम ले। ठीक है, इस तरह से हम 2 क्रोमोसोम लिए, दोनों अलग अलग हैं। देखो 2 क्रोमोसोम हम तब तक नहीं कह सकते जब तक वो क्रोमोसोम अपने सेंट्रोमियर से डिवाइड ना करे। जैसे मान लो ये 1 क्रोमोसोम है। ठीक है, अभी 1 क्रोमोसोम है, लेकिन अगर ये दोनों क्रोमोसोम हमारे सेंट्रोमियर से डिवाइड हो गए, ठीक है, ये इनका सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर लेके अलग हो गया, तो अब इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारे 2 क्रोमोसोम है। ठीक है, जब सेंट्रोमियर हमारा स्प्लिट कर जाता है तो हमारा क्रोमोसोम डबल हो जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, 2 क्रोमोसोम बोलेंगे। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 1 क्रोमोसोम 1 क्रोमैटिड के इक्वल है जीवन फेज में। ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ क्या बोल रहे हैं कि यहाँ 1 क्रोमोसोम जो है वो 1 क्रोमैटिड के इक्वल है। यहीं पे सिर्फ 1 क्रोमोसोम इसी को कह रहे हैं और इसी को हम क्रोमैटिड कह रहे हैं। क्रोमोसोम 2 है, क्रोमैटिड कितने हो गए, 2। एक क्रोमोसोम, ये 1 क्रोमोसोम, इसमें 1 क्रोमैटिड, इसमें 1 क्रोमैटिड, तो टोटल हमारे 2 क्रोमैटिड। ठीक है, जब हम एस फेज में आते हैं तो एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है और डीएनए कंटेंट जो है वो हमारा डबल हो रहा है। तो जो हमारा इस तरह का क्रोमोसोम बनता है, ठीक है, यहाँ पे जो इस तरह का, मान लो पहले हमारा इस तरह से डीएनए का कंटेंट था, फिर यहाँ से इस तरह से एक हमारा क्रोमोसोम बन गया और इसी को हम क्रोमैटिड बोल दिए। लेकिन अब क्या देख रहे हैं, जैसे ही डीएनए का कंटेंट बढ़ा, इस साइड से भी हमारा क्या हुआ, डीएनए का कंटेंट बढ़ गया, तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, क्रोमैटिड की मात्रा बढ़ गई। ठीक है, और अभी भी 1 सेंट्रोमियर, इसलिए इसको 1 ही क्रोमोसोम बोलेंगे। यानी डीएनए के कंटेंट बढ़ने की वजह से 1 क्रोमैटिड बढ़ गया। जब एनसीईआरटी में हम देखेंगे तो एनसीईआरटी में लिखा है कि एस फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे रिमेन सेम होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे 2 हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर मान लो जीवन में हमारा 2 है तो हमारा एस फेज में भी हमारा 2 ही रहेगा। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमैटिड जो है वो कितने हो जाएंगे, तो 2 क्रोमोसोम थे पहले, दोनों में 1 1 क्रोमैटिड थे। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि 1 क्रोमोसोम में टोटल हमारे 2 क्रोमैटिड, क्योंकि डीएनए का कंटेंट बढ़ने की वजह से हमारे क्रोमैटिड बन गए। ठीक है, तो 1 क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड,
तो 2 क्रोमोसोम में टोटल कितने क्रोमैटिड, तो 4 क्रोमैटिड। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एस फेज में डीएनए का कंटेंट बढ़ता है तो क्रोमैटिड हमारा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक क्रोमोसोम में हमारे 2 क्रोमैटिड हो जाते हैं। तो टोटल हम 2 क्रोमोसोम लेके चले हैं, टोटल क्रोमैटिड कितने, 4। अब देखो जो नंबर बढ़ा है वो हमारा क्रोमैटिड का बढ़ा है, क्रोमोसोम का नंबर अभी भी हमारा सेम है। इसीलिए कहा जाता है कि एस फेज में डीएनए का जो हमारा क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हमारा रिमेन सेम होता है, ठीक है। और क्या होता है कि यहाँ 2C से 4C हो जाता है। जब हम G2 फेज में आते हैं तो G2 फेज में भी कोई एंस नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन बनता रहता है, ठीक है। आरएनए प्रोटीन हमारे बनते रहते हैं, यहाँ ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। G2 फेज में भी हमारा सेम रहता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे, तो 2। और नंबर ऑफ क्रोमैटिड कितने होंगे, तो यहाँ के बाद क्या देख रहे हैं, एस फेज के बाद हमारे यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे 2 और क्रोमैटिड कितने हो गए, 4 क्रोमैटिड, ठीक है। तो ये G2 फेज में भी हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ आरएनए प्रोटीन और ये सारी चीजें बन रही है। सेंटर में हमारा क्या है, न्यूक्लियस, इसमें क्या है, हमारे डीएनए इस तरह से है भरे हुए, ठीक है। जब हम प्रोफेज में आते हैं तो प्रोफेज में क्या देखते हैं कि यहाँ जो हमारा क्रोमैटिन होता है, ये जो क्रोमैटिन है, अब इस क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है, यानी अब ये क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस हो के क्या बना देंगे, क्रोमोसोम बन के तैयार हो जाता है। यानी कि प्रोफेज में हमारा क्रोमोसोम जो रहता है वो विजिबल हो जाता है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो सेंट्रियोल होता है वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है। जो सेंट्रियोल होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है और स्पिंडल का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये जो हमारे स्पिंडल बनता है, स्पिंडल हमारे 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल और एक हमारा होता है डिसकॉन्टिन्यूअस स्पिंडल। और स्पिंडल फाइबर बना किसका होता है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस स्पिंडल होते हैं। स्पिंडल हमारे जुड़ते कहाँ से हैं, तो काइनेटोकोर, ये हमारा जो सेंट्रोमियर होता है, यहाँ हमारा एक स्पेशल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। तो काइनेटोकोर से क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर हमारे कनेक्ट होते हैं। तो जब हम प्रोफेज की बात करते हैं तो प्रोफेज में हम क्या देखते हैं, यहाँ क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है। क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होगा टू फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को बनाने के लिए क्रोमैटिन का क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। एंड इसी फेज में क्रोमोसोम हमारे विजिबल होते हैं, ठीक है। यानी प्रोफेज की फेज में हमारे क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेली इसमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेली बने हुए थे, जो डुप्लीकेट हुए थे, बाकी सारी चीजें, ये सारी चीजें यहाँ क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती हैं। लेट प्रोफेज तक आती है, यानी प्रोफेज में भी हम 2 फेजेस देखते हैं, अर्ली फेज और लेट फेज। अर्ली फेज में हम क्या देखेंगे, हमारा क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होना शुरू हुआ। लेट प्रोफेज तक आते आते हम क्या देखेंगे, क्रोमोसोम हमारे विजिबल हो जाते हैं और जितने भी सेल ऑर्गेनेली हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे। या हम ऐसे ही कह सकते हैं कि क्या देखते हैं, हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, ठीक है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, ईआर हो गया, गोल्जी बॉडीज, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। ये हमारा प्रोफेज की अवस्था में होता है। जब हम मेटाफेज में आते हैं तो क्या देखते हैं, ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम हमारे सेंटर पे अलाइंड हो जाते हैं। यानी इस तरह से हम क्या देखेंगे कि जो क्रोमोसोम है
ये इस तरह से सेंटर पे लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेंट्रियोल। क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से आके स्पिंडल फाइबर लग जाता है। मेटाफेज में हम क्या देखते हैं कि ये हमारे सेंटर पे, क्रोमोसोम हमारा सेंटर पे अलाइंड हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। यहां हम क्या देखते हैं कि क्रोमोसोम आर अलाइंड एट द सेंटर, ठीक है, सेंटर पे अलाइंड हो जाते हैं एंड फॉर्म अ मेटाफिजिक प्लेट। स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर कहाँ आके जुड़ जाता है, तो काइनेटोकोर पे आके जुड़ जाता है। और जो मेटाफेज होता है, मेटाफेज को ही हम कहते हैं कि ये बेस्ट फेज है हमारा क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और इसको साइज को देखने के लिए, ठीक है। बेस्ट फेज टू सीन स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारा मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है, जो काइनेटोकोर से लगा हुआ हमारा स्पिंडल फाइबर है, अब ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचना शुरू करेगा एनाफेज में। यानी एनाफेज में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ये स्पिंडल फाइबर आया हुआ है, ये स्पिंडल फाइबर अपनी तरफ खींचने लगता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि ये हमारे विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है। यहां हम क्या देखते हैं कि मान लो ये क्या है हमारा सेंट्रियोल, ठीक है, दोनों साइड सेंट्रियोल है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये सेंट्रियोल क्या किया है, स्पिंडल फाइबर को अपनी तरफ खींचने लगा, ठीक है, पोल की तरफ। और हमें कुछ इस तरह से क्रोमोसोम जो थे वो हमारे सेपरेट होते हुए दिखाई दिए, ठीक है। यानी कि देखो पहले क्या था, ये हमारा जो क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम इसको कहेंगे, ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम है। इसमें हमारे कितने क्रोमैटिड है, तो टोटल हमारे 4 क्रोमैटिड है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा, प्रोफेज में हम क्या देखते हैं कि यहाँ हमारा 2n इज इक्वल टू 2 क्रोमोसोम एंड अगर क्रोमैटिड की बात करेंगे तो C इज इक्वल टू कितना होगा, 4 क्रोमैटिड। मेटाफेज में भी देखेंगे 2n इज इक्वल टू 2 क्रोमैटिड, लेकिन क्रोमोसोम, लेकिन क्रोमैटिड कितने होंगे, टोटल 4 होंगे। जब हम एनाफेज में आते हैं तो क्या देखते हैं कि जो हमारे क्रोमोसोम थे, ठीक है, 2 ही बनेगा, 2 हमारे जो क्रोमोसोम थे उसके 2 क्रोमैटिड ऊपर की तरफ चले गए और 2 क्रोमैटिड ये नीचे की तरफ आ गए, ठीक है। इस तरह से 2 क्रोमैटिड नीचे की तरफ आ गए। तो अब इस फेज में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा 2n इज इक्वल टू क्रोमोसोम कितने हो गए, तो क्रोमैटिड को ही हम G1 फेज में क्या कह रहे थे, इसी को क्रोमोसोम कह रहे थे, इसी को क्रोमैटिड कह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्रोमोसोम सेपरेट होने की वजह से जब सेंट्रोमियर हमारा अलग होगा, हमने क्या कहा था, जब सेंट्रोमियर अलग होता है तो हम उसे क्रोमोसोम कहते हैं। तो इसकी ये वाला जो क्रोमैटिड है उसको हम क्रोमोसोम बोल रहे हैं और उसको हम क्रोमैटिड भी बोल रहे हैं। यानी कि हमारा एनाफेज में कितने हमारे क्रोमोसोम हो गए, तो 1 2 3 4, क्योंकि क्रोमैटिड हमारे 2 क्रोमोसोम के अलग हो गए, टोटल कितने बना दिए, 4 क्रोमोसोम बना दिए। तो क्रोमोसोम यहाँ कितने हो गए, 4 हो गए। और क्रोमैटिड की जब बात करेंगे तो क्रोमैटिड भी कितने हैं, 1 2 3 4, तो C वैल्यू भी हमारी कितनी है, 4 है, ठीक है। एनाफेज में क्या हो रहा है, जो हमारे क्रोमोसोम है उनका सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। यानी जो हमारे 4 क्रोमैटिड थे वो हमारे क्रोमोसोम कहला रहे हैं और वही हमारे क्रोमैटिड भी कहला रहे हैं, ठीक है। एनाफेज में देखो, एनाफेज को हम बेस्ट फेज कहते हैं टू सी शेप ऑफ द क्रोमोसोम। तो शेप देखने के लिए जो बेस्ट फेज होता है, बेस्ट फेज टू सीन शेप ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के शेप को देखने के लिए बेस्ट फेज हमारा कौन सा है, तो एनाफेज है, ठीक है। जब हम टीलोफेज में आते हैं तो क्या देखते हैं कि फाइनली हमारा टीलोफेज को हम उल्टा प्रोफेज कहते हैं। अब इसके अराउंड क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो हमारे कहाँ चले गए, तो ऊपर सेंटर पे चले जाते हैं, ठीक है। ये दो क्रोमोसोम हमारे और ये हमारे 2 क्रोमोसोम, ठीक है।
इसके बाद क्या देख रहे हैं, यहाँ न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जितने भी सेल ऑर्गेनेली है वो सारे सेल ऑर्गेनेली वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे सेल ऑर्गेनेली हमारे टीलोफेज में वापस आ गए। यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो 2n है, 2n इज इक्वल टू कितने हमारे क्रोमोसोम हो गए, तो 4, और क्रोमेटिड कितने हैं, तो टोटल हमारे 4 क्रोमेटिड है। ठीक है, अब देखो जैसे ही ये सेल अब कहाँ जाती है, साइटोकाइनेसिस के लिए जाती है। तो हम साइटोकाइनेसिस में क्या देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि ये एक प्लांट सेल है। ठीक है, ऊपर हमारा क्या है, न्यूक्लियस, नीचे हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गए। इन दोनों में क्या है, क्रोमोसोम। ठीक है, इन दोनों में क्या है, क्रोमोसोम है। अब यहाँ तो डुप्लीकेशन हुआ था हमारा एस फेज में, तो सब कुछ हमारे डबल डबल थे, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे डबल होंगे। ठीक है, गोल्जी बॉडीज भी हमारे डबल होंगे, जितनी भी सेल ऑर्गेनेली है वो कैसे हैं, वो हमारे डबल डबल हैं। तो अब क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारा प्लांट सेल है, प्लांट सेल के जो सेंटर में हमारा क्या होता है, कुछ वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं। अब ये फ्रेगमोप्लास्ट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है, यानी ये अंदर से बाहर जाने स्टार्ट कर देता है। और प्लांट सेल में जब कभी भी फिजिक्स में हमने क्या पढ़ा है कि जब फोर्स हमारा अंदर से बाहर की तरफ लगता है तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो प्लांट सेल में हम क्या देखते हैं कि यहाँ हमारा जो फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ लग रहा है, और ये फ्रेगमोप्लास्ट हमारे बाहर की तरफ इस तरह से मूव करते हुए जा रहे हैं। जैसे ही ये बाहर की तरफ मूव करेंगे, एक बीच में लेयर बनाते हुए जाएंगे और बीच में एक मिडिल लैमिला का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, जैसे ही मिडिल लैमिला का फॉर्मेशन हुआ, इसके ऊपर क्या होता है, हमारा प्राइमरी सेल वॉल। इसके नीचे ये वाले सेल के लिए हमारा प्राइमरी सेल वॉल, यानी दो सेल वॉल के बीच में, दो प्राइमरी सेल वॉल के बीच में हमारा क्या होता है, मिडिल लैमिला। इसका मतलब ये दो सेल हमारी डिवाइड हो गई। ठीक है, यानी कि एक सेल से हमारे दो सेल डिवाइड हो गए। इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट। अब एनिमल में देखो कैसे होता है। जब हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल में जो हमारा मेथड होता है उसको हम कहते हैं सेल फरो मेथड। ठीक है, सेल फरो मेथड में क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारा जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि अंदर की तरफ लगेगा। जो हमारा एनिमल होता है, एनिमल में कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। तो ये क्या है, इस तरह से एक प्लांट सेल है। अब प्लांट सेल में क्या देख रहे हैं कि मूवमेंट अंदर की तरफ हो रहा है, इस तरह से फरो मेथड हो रहा है। ठीक है, ये अंदर से खांच विधि कहते हैं, ये अंदर से इस तरह से अंदर की तरफ बेंड करता जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इधर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ भी न्यूक्लियोलस हो गए, क्रोमोसोम हो गए। फाइनली ये सेल इस तरह से क्या होगा, सेल फरो मेथड से दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला अपना अलग सेल लेके चला गया, ये अपना अलग सेल हो गया, यानी कि फाइनली एक सेल हमारा दो सेल में डिवाइड हो गया। ये हमारा एनिमल में जो साइटोकाइनेसिस होती है वो हमारा सेल फरो मेथड से होता है। ठीक है, अब देखो, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर से सुनिए, फिर से हमारे क्या देखते हैं कि जो हमारा सेल साइकिल चलता है, यानी कि अगर हमारा माइटोसिस भी हो रहा है तो सबसे पहले G1 होगा, फिर S फेज होगा, फिर G2 फेज होगा, तब हमारा M फेज का प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और फिर साइटोकाइनेसिस होगा। यही हमारा क्या है, सेल साइकिल है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा G1 फेज है, G1 फेज हमारा ग्रोथ फेज होता है, तो जितनी चीजें बननी है वो हमारी इस फेज में बन जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या देखते हैं कि जो यहाँ क्रोमोसोम होते हैं, यानी ऐसे याद रखना, शक्तिमान ही क्या है, गंगाधर है। ठीक है, यानी कि इस फेज में हमारा क्रोमैटिड ही क्रोमोसोम है। ठीक है, इसी को क्रोमोसोम कह रहे हैं और इसी को क्रोमैटिड कह रहे हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, एक एक क्रोमोसोम लिए। ठीक है, यानी दो क्रोमोसोम लिए, टोटल क्रोमैटिड कितने, दो। जब हम एस फेज में आते हैं तो क्या देखते हैं, यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का कंटेंट बढ़ता है। डीएनए के कंटेंट के बढ़ने की वजह से
जो हमारा एस फेज होता है, एस फेज में जो क्रोमोसोम पाया जाएगा वो हमारा इस टाइप का क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड होते हैं, तो 2 क्रोमैटिड होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2 क्रोमोसोम लेके चले थे तो टोटल क्रोमैटिड कितने, तो एक इधर एक इधर, एक में 2, तो 2 में कितने, 4 क्रोमैटिड, ठीक है। G2 फेज में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम का नंबर भी हमारा सेम रहेगा और क्रोमैटिड भी हमारे सेम रहेंगे। जब हम प्रोफेज में जाते हैं तो प्रोफेज में क्या होता है कि जो हमारा क्रोमैटिन है अब इसका कंडेंसेशन शुरू हो जाता है और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ही क्रोमोसोम हमारे बन जाते हैं, विजिबल किस फेज में होते हैं, तो प्रोफेज में होते हैं। प्रोफेज में सेंट्रियोल अपोजिट डायरेक्शन में जाता है और स्पिंडल बनना शुरू हो जाता है प्रोफेज में, ठीक है। जब लेट प्रोफेज का टाइम आता है तो जितने भी सेल ऑर्गेनेली होते हैं वो सारे डिसअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी विघटित हो जाती है यानी कि टूट जाती है, यानी डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि हम जब मेटाफेज में आते हैं तो यही क्रोमोसोम सेंटर पे अलाइंड हो जाते हैं जिसको हम मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं, ठीक है। ये हमारे सेंटर पे अलाइन हो गए। इस फेज में क्या देखते हैं कि जो हमारा बेस्ट फेज है स्ट्रक्चर और साइज को देखने के लिए तो वो हमारा मेटाफेज है, ठीक है। यहाँ भी हमारा क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 2 क्रोमोसोम और क्रोमैटिड कितने, तो 4 क्रोमैटिड, कोई चेंज नहीं आता है यहाँ पे। जब हम एनाफेज में आते हैं तो क्या देखते हैं कि जो हमारा क्रोमोसोम था अब क्रोमोसोम अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है, यानी कि ये समझो कि ये क्रोमोसोम जब टूटा तो एक क्रोमैटिड इस हाथ में आ गया, एक क्रोमैटिड इस हाथ में आ गया, ठीक है। और इस फेज को ही हम जीवन से रिलेट कर देंगे क्योंकि उस फेज में क्या कह रहे थे कि क्रोमोसोम ही क्रोमैटिड है, ठीक है। और जब तक हम सेंट्रोमियर को अलग नहीं करते तब तक हम एक क्रोमोसोम को 2 क्रोमोसोम नहीं कहते हैं। तो इस फेज में क्या हो गया कि यहाँ हमारे एक क्रोमोसोम ये थे लेकिन इसका सेंट्रोमियर अलग होने की वजह से इन दोनों को हम क्रोमोसोम कह रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों को भी क्रोमोसोम कह रहे हैं। तो टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए, तो 4 क्रोमोसोम हो गए। और क्रोमैटिड कितने हो गए टोटल, तो टोटल क्रोमैटिड भी हमारे 4 हैं, ठीक है। एनाफेज का फेज जो होता है वो हमारा शेप को देखने के लिए बेस्ट फेज होता है, ठीक है। याद रखना शेप देखने के लिए बेस्ट फेज हमारा एनाफेज है। टीलोफेज में आते हैं तो क्या देखते हैं, यहाँ टीलोफेज में 2 क्रोमोसोम ऊपर चले गए, 2 क्रोमोसोम नीचे चले गए। यहाँ भी हमारा क्रोमोसोम का नंबर क्या है, टोटल 4 ही रहेगा और क्रोमैटिड कितने हैं, तो टोटल 4। जब एक सेल डिवाइड कर जाता है तो हम यहाँ क्या देखते हैं, ये वाला जो सेल है हमारा, इस सेल में हमारे 2n इज इक्वल टू कितने क्रोमोसोम है, तो 1 क्रोमोसोम, ठीक है। 1 क्रोमोसोम यानी 1 क्रोमोसोम ये, 1 क्रोमोसोम ये, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, 2। और जब हम क्रोमैटिड को देखते हैं तो टोटल क्रोमैटिड कितने हैं, तो 1 1 2, ठीक है। यानी ये चीज देखो, जहां से हम लेके चले थे इसको सेम हमारा सेल डिवीजन के टाइम पेरेंट के जैसा ही है। इस वाले सेल के लिए हम क्या देख रहे हैं, 2n इज इक्वल टू कितना क्रोमोसोम है हमारा, 2, और क्रोमैटिड कितने हैं, तो 2। सेम हमारे एनिमल वाले में भी हम क्या देखते हैं, एनिमल सेल में भी यहाँ पे 2n इज इक्वल टू 2 क्रोमोसोम और क्रोमैटिड कितने, 2। यहाँ भी हम क्या देखते हैं कि यहाँ 2 क्रोमोसोम हो गया और क्रोमैटिड कितने हो गए, तो 2। यानी कि जो हमारा पेरेंट सेल था, ठीक है, ये हमारा पेरेंट सेल था, तो जितना पेरेंट के पास था उतना ही हमारे डॉटर में भी दिखाई दिया। इसीलिए माइटोसिस में हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, मतलब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे हमारे पेरेंट और डॉटर में, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। माइटोसिस देखा जाए तो बस इतने में ही आपका माइटोसिस क्लियर हो गया, ठीक है। बहुत ज्यादा इसका वो नहीं बनाया था यार, माइटोसिस क्या है, माइटोसिस क्या है, कुछ भी नहीं है, बस ये सिंपल सा माइटोसिस था। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये हमारा माइटोसिस का फेज होता है, ठीक है। ये हमारा जो हमारा सेल डिवीजन का फेज होता है वो हमारा क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ओके। इसके बाद साइटोकाइनेसिस में हमारा साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।